नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल समस्या पर। आज हम इस वीडियो के अंदर भिन्न से जुड़ी हुई कई प्रकार की शब्दावली देखने वाले हैं। जैसे तुल्य भिन्न क्या होती है, भिन्न को सरलतम रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जो छोटे से छोटे रूप में हम व्यक्त करते हैं भिन्न को, वो हम कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम उसको करने वाले हैं। साथ ही साथ हम समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पढ़ते हैं तुल्य भिन्न के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसकी क्या परिभाषा है? तुल्य भिन्न की परिभाषा कहती है कि ऐसी भिन्न जिनका मान बराबर होता है, ऐसी भिन्न जिनका मान बराबर होता है उनको हम तुल्य भिन्न कहते हैं। इसका मतलब यह है, इसके अंदर हमारे सामने भिन्न दी जाएगी और उन भिन्नों का जो अंततः मान होगा वो एक दूसरे के बराबर होता है। उन भिन्नों को हम तुल्य भिन्न कहेंगे। चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर ये हमारी एक आयताकार पट्टी है। इस आयताकार पट्टी को यहाँ पर मैंने दो समान भागों में विभाजित किया है और इसके अंदर एक भाग को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, छायांकित कह दिया है, और इसके अंदर हमने ए वाले भाग को यहाँ पर छायांकित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इस भाग की क्या भिन्न होगी? बिल्कुल इस भाग की भिन्न होगी। छायांकित भाग कितना है? 1, और कुल भाग कितने हैं यहाँ पर बट्टे में आ जाएंगे, जो है 2। तो 1/2 ये इस छायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं इस आयताकार पट्टी को 4 बराबर भागों में विभाजित करूं, 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने बराबर भागों में इसको विभाजित किया है, जिसके अंदर यहाँ पर पहले वाले दोनों भागों को मैंने छायांकित कर लिया है। तो यहाँ पर इन छायांकित भागों की क्या भिन्न हो जाएगी? इन छायांकित भागों की भिन्न होगी 2/4। ठीक है, 2 यहाँ पर छायांकित भाग है और 4 यहाँ पर इसके कुल भाग है। यदि इस आयताकार पट्टी को मैं 8 बराबर भागों में विभाजित करता और उसके अंदर 4 जो है यहाँ पर छायांकित भाग है, तो उसकी भिन्न क्या हो जाएगी? 4/8। 4 यहाँ पर इसमें छायांकित भाग हो जाएंगे और 8 इसके अंदर कुल भाग हो जाएंगे। ये सारे जो आयत है, ये सारे एक समान आयत है। इन सभी की लंबाई और चौड़ाई समान है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पर हमने इस ए को भाग दिए हैं और इस बी को भाग दिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 1/2, 2/4 और ये 4/8 ये तुल्य भिन्न है या नहीं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो समझिए, यहाँ पर मैंने इस पूरे 1 के 2 भाग बराबर किए थे, तो इसकी भिन्न हो गई थी 1/2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर छायांकित भाग ये वाला हो जाएगा। अब हमने दूसरी बार क्या किया कि इसके 4 बराबर भाग कर दिए और इसके पहले वाले दोनों भागों को छायांकित कर दिया। अब ये दोनों जो छायांकित भाग है, इनको मैं मिलाकर यदि मैं वापस ए पर रखता हूं, तो आप देखेंगे इन दोनों भागों का माप और इस ए वाले भाग का माप बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 1/2 और 2/4 ये दोनों जो है आपस में बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं, यदि हम इस आयत को 8 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और ये पहले वाले 4 भाग छायांकित कर देते हैं, तो इन चारों भाग को पुनः मिलाकर यदि मैं ए पर रख दूंगा, तो यह इसको बराबर ढक लेंगे। इसका मतलब इसका माप और इसका माप बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह भिन्न और यह भिन्न भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो इस प्रकार ये तीनों भिन्न 1/2, 2/4 और 4/8 ये तीनों भिन्न आपस में बराबर हो जाएंगी और यह भिन्न कैसी भिन्न कहलाएंगी? ये भिन्न तुल्य भिन्न कहलाएंगी। देखिए, तुल्य भिन्नों के अंदर अभी हमने ये सीखा कि तुल्य भिन्न जो है वो क्या होती है, उनकी क्या परिभाषा होती है। अब हम ये देखते हैं कि तुल्य भिन्न हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें यह करना होता है कि उसके अंश में और हर में किसी समान संख्या से या तो गुणा करना होता है या उससे भाग करना होता है। जब हम किसी भी समान संख्या से अंश व हर में गुणा करते हैं, तो हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम अंश व हर में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। लेकिन जब अंश व हर में समान संख्या से हमें भाग लगाना होता है, तो हमें सार्वगुणनखंड के बारे में ध्यान रखना होता है। मतलब मेरे कहने का यह है कि ऐसी संख्या का अंश व हर में भाग लगाना होता है जिसका भाग उन दोनों अंश व हर में जाए। ऐसी संख्या का भाग लगेगा तभी हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी हमें जो है एक भिन्न दी जाएगी, उससे हम तुल्य भिन्न अंश व हर में गुणा करके किस प्रकार ज्ञात करेंगे।
तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भिन्न, माना कि एक भिन्न है 2/3। 2/3 को हम यहाँ पर गुणा करके तुल्य भिन्न इसकी प्राप्त करेंगे। चलिए हम इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं। हमें कहा था कि अंश व हर को समान संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 से तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं। अंश व हर में बराबर संख्या से गुणा करना है। 2 का 2 से गुणा 4 हो जाएगा और 3 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 2/3 को अंश व हर में 3 से गुणा करूं तो मुझे 6/9 मिलेगा। ऐसे कैसे यदि मैं 2/3 को अंश व हर में 4 से गुणा करूं तो मुझे 8/12 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मुझे 4/6, 6/9 और 8/12 प्राप्त हुआ। तो आप देखेंगे कि यह 2/3, 4/6, 6/9 और 8/12 ये आपस में तुल्य भिन्न होंगी। ठीक है, और जब मैं इसको निम्नतम रूप में निकालूंगा तो पुनः ये मुझे 2/3 के रूप में प्राप्त होंगी। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो है भिन्न का सरलतम रूप, भिन्न का निम्नतम रूप, वो किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा उसको हम थोड़ा आगे देख लेंगे। तो आप ये देखेंगे कि 2/3, 4/6, 6/9 और 8/12 ये आपस में भिन्न बराबर होंगी। इन भिन्नों को तुल्य भिन्न कहेंगे। इस प्रकार मैं किसी भी संख्या से अंश व हर में गुणा कर सकता हूँ समान संख्या से, तो मुझे जो भिन्न प्राप्त होंगी वो दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न होंगी। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अंश व हर को समान संख्या से भाग लगाने पर तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त की जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि अंश व हर को जब हम समान संख्या से भाग लगाते हैं तो हमें तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त होती है। तो हमारा सबसे पहला उदाहरण जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है 6/18। हम 6/18 को भाग लगाकर, मतलब 6/18 के अंदर हम, तो हमारा पहला उदाहरण है 6/18। 6/18 के अंदर हम भाग लगाकर यह पता करेंगे कि इसकी और कौन कौन सी तुल्य भिन्न होती है। ठीक है, तो हमने अभी कहा था कि 6/18 के अंदर अगर इसकी तुल्य भिन्न, अगर किसी भी संख्या की, अगर किसी भी भिन्न की हमें तुल्य भिन्न प्राप्त करनी है भाग लगाकर, तो हमें ऐसी संख्या से भाग लगाना होता है जिसका भाग अंश और हर दोनों में जाता हो। उसी संख्या से हम इसके अंदर भाग लगा सकते हैं। ऐसी संख्याएं कहलाती है सार्वगुणनखंड। ठीक है, ऐसे गुणनखंड हम सार्वगुणनखंड बोलेंगे उनको। तो आप देखेंगे 6 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग 18 में भी पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अंश व हर के अंदर 2 का भाग लगा सकता हूं। जब मैं इसके अंदर 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 3 और इसके अंदर 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 9। तो इस प्रकार ये 3/9 6/18 की तुल्य भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार मैं 6/18 के अंदर आगे और भी संख्या देख सकता हूं कि और किसी संख्या का इन दोनों के अंदर भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा 2 के अलावा इसके अंदर 3 का भाग भी जाता है, इसके अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 का भाग लगाया इन दोनों के अंदर, तो 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार और 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार। इस प्रकार यह जो भिन्न प्राप्त हुई है 2/6, यह भी 6/18 की तुल्य भिन्न है। ऐसे जैसे मेरे पास में एक और संख्या है जिसका मैं भाग अंश व हर में लगाऊंगा तो मुझे तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। वो कौन सी संख्या है? 6। यदि मैं 6 का अंश व हर में भाग लगाता हूं तो यहाँ पर ऊपर मुझे मिलेगा 1 और नीचे मुझे मिल जाएगा 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह संख्याएं जो है इसका मैंने भाग लगाया, भाग लगाने पर मुझे यहाँ पर भिन्न प्राप्त हुई। यह भिन्न दी गई भिन्न की तुल्य भिन्न है। इसके अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका 6 और 18 दोनों में भाग जाता हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन सी तुल्य भिन्न है। तो 6/18 की तुल्य भिन्न है 3/9, 2/6 और 1/3। तो 6/18, 3/9, 2/6 और 1/3 ये चारों भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है। इन सभी भिन्नों का मान बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ भाग लगाए। जैसे पहले मैंने 2 का भाग लगाया, फिर 3 का भाग लगाया, फिर 6 का भाग लगाया। इसके अलावा किसी और संख्या का मैंने भाग नहीं लगाया। गुणा करने के अंदर तो हमने कहा था किसी भी संख्या से अंश व हर में गुणा कर दो, किसी भी समान संख्या से अंश व हर में गुणा
कर दो। लेकिन भाग लगाने के अंदर हम ऐसी संख्या हमें देखनी होती है जिसका अंश व हर दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो जैसे 6 और 18 के सारे गुणनखंड थे 2, 3 और 6, जिसका अंश व हर दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा था। तो इस प्रकार हमें भाग लगाकर भी तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। अक्सर कई बच्चे जो है वो तुल्य भिन्न ज्ञात करने के अंदर गलती कर देते हैं। वो गलती ये करते हैं, जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मेरे पास में एक भिन्न है 4/12। अब इस भिन्न की हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं दो प्रकार से। हमारे पास में कहा था मैंने कि या तो समान संख्या से अंश व हर में गुणा करो या समान संख्या से भाग लगाओ, ऐसे हमें वो भिन्न प्राप्त होगी। लेकिन कई बार बच्चे यह गलती कर देते हैं कि अंश व हर को समान संख्या से जोड़ देते हैं। जैसे एक अंश में जोड़ दिया, एक हर में जोड़ दिया, इस प्रकार उन्हें मिल जाता है 5/13 और बोल देते हैं कि 4/12 की तुल्य भिन्न 5/13 है, जो कि गलत है। हम अंश व हर में जोड़कर या घटाकर तुल्य भिन्न प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह गलत धारणा है। ठीक है, तो हमें यह करना है कि अंश व हर में समान संख्या से या तो गुणा करना है या समान संख्या का भाग लगाना है, तभी हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होंगी। यह तरीका गलत है। तो ध्यान से सुनिए कि अंश व हर में समान संख्या से जोड़ने और घटाने पर तुल्य भिन्न प्राप्त नहीं होंगी, गुणा और भाग करने पर ही तुल्य भिन्न प्राप्त होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसी भी भिन्न का सरलतम रूप किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है 9/36। ठीक है, 9/36 जो भिन्न है, इस भिन्न का हम सरलतम रूप यहाँ पर ज्ञात करेंगे। किसी भी दी गई भिन्न का हम जब सरलतम रूप ज्ञात करते हैं तो हम मुख्यतः क्या करते हैं, अंश और हर में जो संख्याएं आती है उनके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, और जो अभाज्य गुणनखंड दोनों के अंदर समान आते हैं वो आपस में कट जाएंगे, और इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त होगा वो जो है वो भिन्न का सरलतम रूप होगा। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अंश और हर इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 9 और इस 36 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 9 के अंदर मैं सबसे पहले 2 का भाग लगाऊंगा। 2 का भाग मुझे पता है 9 में नहीं जाता, तो मैंने 3 का भाग लगाया, 3 बार जाएगा, और पुनः जब 3 का लगाऊंगा तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। इस प्रकार ये 9 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने इस 9 की जगह पे 3 × 3 लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं भाग लगाना शुरू करूंगा, 36 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने 2 का भाग लगाया, 2 का भाग 36 में जाएगा 18 बार, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर पुनः 2 का भाग जा रहा है, पीछे वाला अंक 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 18 में भी कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पर 3 का भाग लगाऊंगा। तो 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, और 3 का भाग पुनः जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। तो हम 36 की जगह पर लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 3। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंश और हर में समान अंक कौन से आ रहे हैं जो एक दूसरे से कट जाएंगे, 3 3 3 3। जब ये कटेंगे तो यहाँ पर ऊपर रहेगा 1, क्योंकि 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम 1 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 2 का 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 से करेंगे, और फिर 1 से करेंगे। इन सभी से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो 9/36 जो है भिन्न, उसका सरलतम रूप जो है वो है 1/4। तो इस प्रकार हम किसी भी भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड विधि आनी चाहिए। तो किसी भी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, तो उसको यहाँ पर रखने पर आपस में कट जाएंगे, और जो फाइनल उत्तर हमें मिलेगा वह दी गई भिन्न का सरलतम रूप होगा। यह अभाज्य गुणनखंड हमने अपने एक पिछले वीडियो में किया है। आप लिंक यहाँ पर कार्ड में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दी है, आप वहां भी जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके अभाज्य गुणनखंड के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक भिन्न ले लेता हूँ 14/42। इस भिन्न का आपको सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 14 में 2 का भाग लगता है, 7 आ जाएगा, और 7 में 7 का भाग 1 बार चला जाएगा। इसी प्रकार 42 का जो है
आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 21 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग लगाएंगे 7 बार जाएगा, और 7 का 7 के अंदर भाग जाएगा 1 बार। तो आप इस 14 की जगह पर 2 × 7 लिख लेंगे, और इस 42 की जगह पर 2 × 3 × 7 लिख लेंगे, 2 × 3 × 7। तो 2 से 2 सीधा सीधा कट जाएगा, और फिर उसके बाद में 7 से 7 भी सीधा सीधा कट जाएगा। तो ऊपर 1 का 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, और नीचे यहाँ पर 3 एकम 3, और 3 का वापस 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें 14/42 का जो सरलतम रूप मिला है वो है 1/3। तो जब आपको अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे तो किसी भी भिन्न का आप सरलतम रूप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सरलतम रूप का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं निम्नतम रूप। क्या कहते हैं? निम्नतम रूप। कि दी गई भिन्न का निम्नतम रूप ज्ञात कीजिए या निम्नतम भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सरलतम रूप की जगह निम्नतम रूप भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सरलतम रूप दी गई भिन्न का ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे समान और असमान भिन्न क्या हो। चलिए अब हम समझते हैं समान भिन्न और असमान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, समान भिन्न की क्या परिभाषा है? समान भिन्न ये कहती है कि ऐसी भिन्न जिनका हर समान होता है उन सभी भिन्नों को हम समान भिन्न कहते हैं। हमें कई सारी भिन्न दी जाती है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिन भिन्नों का हर बराबर है उन भिन्नों को हम समान भिन्न कहेंगे, और इसी का उल्टा होता है कि जिन भिन्नों का हर बराबर नहीं होता है उन भिन्नों को हम असमान भिन्न कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 2/7, 3/7, 6/7, 5/7, इन सभी भिन्न जो है इन सभी का हर क्या है? 7 है, मतलब बराबर है, सेम है, समान है। तो ऐसी भिन्नों को हम समान भिन्न कहते हैं। अब समान भिन्नों के अंदर हम एक और तरीका का प्रश्न यह देख सकते हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अक्सर लोकल एग्जाम में भी पूछा जाता है। वो यह प्रश्न है कि यदि यहाँ पर दी गई भिन्न इस प्रकार है तो इन भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, ऐसे क्रम के अंदर इसको व्यवस्थित कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं? चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट लगाकर विशेष रूप से यहाँ पर लिखा है कि जब हर समान हो, मतलब जब समान भिन्न दी गई हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा, अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे यदि हर समान है तो आपको किसको देखना है? अंश को देखना है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका मतलब यहाँ पर दी गई 4 भिन्नों के अंदर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ये तो हर चारों के समान हो गए। अब इन सभी में देखेंगे तो सबसे बड़ा 6 है, तो इसका मतलब यह 6/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर ये कहा जाए कि इसको छोटी से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम के अंदर जब व्यवस्थित करने की बात आती है तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े का क्रम। छोटी संख्याएं पहले आएंगी, बड़ी संख्याएं बाद में आएंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 2/7, फिर लिखेंगे 3/7, फिर लिखेंगे 5/7 और फिर लिखेंगे 6/7। इसी प्रकार हम इसको अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे का क्रम। तो सबसे पहले 6/7 आ जाएगा, फिर 5/7 आ जाएगा, फिर 3/7 आ जाएगा, फिर 2/7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम दी गई भिन्नों को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं असमान भिन्न। असमान भिन्न की क्या परिभाषा होती है कि ऐसी भिन्न जिनका हर असमान होता है, मतलब हर बराबर नहीं होता है, उन भिन्नों को हम असमान भिन्न बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण के अंदर आप देखेंगे कि मैंने इसके उदाहरण 2 तरीके से लिखे हैं। पहला, जिसके अंदर सभी के अंदर अंश समान है, जैसे 3/4, 3/5, 3/7, 3/8। तो ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं इन सभी के अंदर अंश बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भिन्न समान भिन्न हो जाएंगी। समान और असमान भिन्नों का सिर्फ एक ही आधार है और वो यह है कि यदि हर समान होते हैं तो आप समान भिन्न कहोगे, और यदि हर समान नहीं होते तो आप उसको असमान भिन्न कहोगे। अंश का बराबर होना नहीं होना वो समान और असमान भिन्नों से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि आपके अंश बराबर है और हर बराबर नहीं है तो ऐसी भिन्न भी असमान भिन्न ही होंगी, समान भिन्न नहीं होंगी। तो आप इनको असमान भिन्नों की श्रेणी के अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे इन भिन्नों के अंदर न तो अंश समान है और न ही हर समान है। ऐसी भिन्न भी असमान भिन्न होती है। ठीक है,
अब इनके अंदर कुछ और तरीके के प्रश्न ये हो सकते हैं कि इन भिन्नों के अंदर आपको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम भिन्नों की तुलना एक टॉपिक रखेंगे, उस टॉपिक के अंदर आपको इसको समझाएंगे। तो यह होती है हमारी समान भिन्न और असमान भिन्न। तो आज के इस भिन्न वाले वीडियो के अंदर हमने ये जाना तुल्य भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, अंश व हर में गुणा और भाग करके किस प्रकार तुल्य भिन्न हमें प्राप्त होती है, और क्या क्या हम गलतियां कर लेते हैं, क्या क्या हम गलत समझ बैठते हैं इसके बारे में, तुल्य भिन्न के बारे में, उसको हमने इस वीडियो के अंदर जाना। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के अंदर भिन्न के सरलतम रूप के बारे में पढ़ा। उसके साथ ही साथ हमने समान और असमान भिन्नों की एक छोटी सी जानकारी प्राप्त की, जिसको हम आगे अपने वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे भिन्नों की तुलना के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।